शानदार दिन है। पिछले वर्ष नज़दीक पास 1 साल पहले, 1 साल से कुछ 2-4-5 दिन ज़्यादा हुए होंगे, तो हमने यहीं इसी हॉल में सोम भैया का शिविर किया था। और सब लोग जितने लाभान्वित हुए हैं, महेश भैया, मैं, अंजू दीदी, रीता दीदी, हम सब लोग पहली बार ही इस सत्र को अटेंड कर रहे थे। और जिस तरह से हम आज तक आह्लादित है इस चीज़ से जो आपने परिचय कराया, सही में लगता है कि तब तक तो जीवन कैसे जीना है कुछ पता ही नहीं था, जी रहे थे। सिर्फ ऐसा ही नहीं बोल सकते कि जी रहे थे, आपका जो डायलॉग है, जिंदा थे, जीना तो उस दिन से सीखना शुरू हुआ कि जीना कैसे है। तो बढ़िया, ये कुछ चीज़ें यहाँ आप सबकी भी खुलेगी कि जिंदा रहना क्या है और जीना क्या है, दो चीज़ों में क्या अंतर है। हम जिंदा रहने को जीना मान लेते हैं और सारी दुर्घटनाएं होने लगती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये समझने का अवसर हमारे पास नागराज जी ने, जो आदरणीय नागराज जी ने जो शोध किया, जो अपने आप में समझा और सोसाइटी के लिए अप्लीकेबल, रिप्लिकेबल फॉर्म में अवेलेबल करके दिया, उसके लिए पहले नागराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ। और आप सब लोगों को भी बोलता हूँ कि आप भी उन्हें अपनी तालियों से प्रणाम ही कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें शिक्षा विधि से, देखो शिक्षा विधि में बहुत सुंदर चीज़ है। हम बीए, बीकॉम, बीएससी का एक सिलेबस डिसाइड करके वैसा का वैसा रिप्लिका करके कई लोगों को बना सकते हैं, पर वो चीज़ जीने के लिए ऐसा कोई सिलेबस नहीं बना कि ये चीज़ सीख के हम अपने जीवन को सुंदरतम बना सकते हैं। और इसीलिए कुछ ऐसे सवाल है जो इस शिविर के दौरान खुलने लगेंगे, कुछ ऐसे शब्द है कि जिनकी व्याख्याएं हर इंसान के पास अलग अलग है, और वो अलग अलग व्याख्याएं भी एक्सीडेंट करते रहती है। अगर वो व्याख्याएं समझ में आ जाए, उसके शब्दों के अर्थ समझ में आ जाए, और सबके पास एक ही अर्थ है। अभी जैसे माइक बोलूँ तो उसका सबके पास एक ही अर्थ है कि यहाँ से बोला जाएगा और वहाँ से आपको स्पीकर के थ्रू सुनाया जाएगा, और सबके पास माइक की कोई अलग डेफिनेशन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही विश्वास शब्द है तो उसकी हर एक के पास अलग अलग व्याख्याएं हैं, और इसीलिए सारा रिजल्ट बदलते रहता है। तो यही सब चीज़ें इस दौरान खुलेगी। यहाँ पे देखिए कैसे विकास कैसे होता है। पिछले बार सोम भैया अकेले आए थे, इस बार भाभी भी साथ में है, और अगले शिविर में देखिए कितना सुंदर होता है ना, बहुत सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग समझ जाते हैं। कितना सुबुद्ध क्लास है ना भैया, देखिए कि सबको सिर्फ इशारों में समझ जाते हैं। तो बढ़िया सी बात है। ऐसे ही विकास आज आप, हो सकता है कि कुछ लोग अकेले भी आए हो, जैसे ही आपको ये शिविर में कुछ चीज़ें समझ में आएगी, तो सोम भैया ही अकेले नहीं आए पहले बार और फिर इस बार साथ में आए, अगले बार आपसे भी क्या अपेक्षा रहेगी? आप कैसे आएंगे, है ना? तो इस हॉल में जो आज 100-125 लोग दिख रहे हैं, इसमें जगह ही नहीं होनी चाहिए पीछे बैठने के लिए कि कैसे किया जाए, या इससे बड़ा हॉल कोई ऐसा हो कि जहाँ पे हम ये कार्यक्रम ले पाए। तो बढ़िया सा सुअवसर हमारे पास प्राप्त है। इस सुअवसर पर सोम भैया का आपसे परिचय हो जाए, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्याम भैया सिंधी को, कि जो हमारे साथ पिछले साल जुड़े थे और अभी अध्ययन प्रक्रिया में निरंतरता से शुरू है। श्याम भैया यहाँ आकर आपसे सोम भैया का परिचय कराए। सभी को नमस्ते। सोम भैया का परिचय देना यानी वो ऐसी बात है, वो कहा जाता है ना कि आंखों को पट्टी बांधी हुई है और हाथी सामने लाया है, और हाथी के अलग अलग अंगों को हाथ लगाना है और बताना है कि हाथी कैसा है। इस तरह की पोजीशन है। अब यहाँ तो ऐसा है कि सोम भैया बांधी हुई पट्टी जो दिखती है वो तो उतरी हुई है, लेकिन जो पट्टी हमको दिख नहीं रही है उसको भी उतारने के लिए आए हैं। तो ऐसा मतलब उनका विशाल व्यक्तिमत्व है, उसका परिचय किस तरह दूँ, इसलिए मैं भी थोड़ा संभ्रम में ही हूँ। सोम भैया वैसे दिल्ली के बाजू में हापुड़ ज़िले के वहाँ के रहवासी है, और उन्होंने अपने बाजू में नागपुर से ही इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की हुई है, और
उसके बाद सोम भैया ने 3 वर्ष तक नौकरी की है, लेकिन पहले से ही उनके मन में कई सारे सवाल थे। और ये सारे जो परिचय है भैया आपको 7 दिन के बीच में सब बताने वाली उनकी यात्रा कैसी है। तो वो तो ऐसी इतनी सी बात है कि भैया का अभी भी मेरी बात हुई थी भैया से, तो भैया ने कहा था कि नौकरी करते वक्त भी ऐसा था कि नौकरी में भी बार बार अपने को झूठ बोलना पड़ता है और झूठ मैं बोल नहीं पाता हूँ। उसके बाद में कोई खुद का व्यवसाय करना है ऐसा सोचे तो उसमें और भी ज़्यादा झूठ बोलने वाली बात होती है। मैं खुद व्यावसायिक हूँ, मैं जानता हूँ क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद को पता है। तो ये सब देखकर उनके मन में काफ़ी सारे प्रश्न थे। और उसके बाद में रायपुर के बाजू में नक्सलाइट एरिया जो है बस्तर, वहाँ पे भी भैया ने बहुत काम किया है, विविध संस्थाओं से जुड़े थे। बाद वहाँ पे फिर उनका बाबा जी के साथ में परिचय हुआ और फिर उन्होंने अपना पूर्ण जीवन जो है ये मानवीय मूल्यों की शिक्षा के लिए अर्पित किया हुआ है। अब परिचय देने के लिए मुझे कहा गया है, तो ये तो मैं जनरल परिचय दिया है मैंने, जो है जो विकिपीडिया खोलोगे तो आपको सब ऐसा आएगा। तो मैं सोम भैया के बारे में क्या जानता हूँ ये परिचय मैं देना चाहूँगा, क्योंकि सोम भैया से साथ में मैंने पिछला शिविर किया था। तो भैया ने कहा ही था कि शब्द होता है, शब्द का अर्थ होता है और अर्थ को इंगित करने वाली वस्तु होती है, ये भैया ने बताया हुआ था। तो उस अर्थ में मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि लास्ट मार्च में, पिछले मार्च में जाजू स्कूल में एक 3 घंटे का परिचय शिविर हुआ था, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ था। तब तक मैं सोम भैया का नाम भी नहीं जानता था, फ्रैंकली बता रहा हूँ जो था। तो वहाँ पे गया तो वहाँ पे देखा तो एक अच्छा व्यक्तिमत्व आए, भैया आए और आके बात करने लगे वहाँ पे। और भैया ने वहाँ पे फिर कुछ ऐसा जो चीज़ें थी जो शब्द मुझे पता थे, सुख, समाधान, समृद्धि, ऐसा एक ऐसा बॉल कर रहे थे। मैं जितना आता था प्लेड कर रहा था बेसिकली, मुझे लगता था कि ये मुझे पता है। फिर भैया ने एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बॉल डाला, वो संवेदनशीलता, और उसके बाद में भैया ने एक बाउंसर डाला, संज्ञानशीलता। तो बेसिकली डंडी नहीं उड़ी थी, क्योंकि बेसिकली बॉल दिखा ही नहीं था, समझ भी नहीं आ रहा था कि ये संज्ञानशीलता है क्या। इसलिए फिर मैं ये शिविर, लास्ट ईयर जो मई में शिविर हुआ था, वो शिविर में मैं आया था, भैया के साथ बैठा तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आई। वो दिख रहा था कि सुख जिसको मैं समझ रहा था वो नहीं था, समाधान, समृद्धि, ये सब चीज़ें जो अपन समझ रहे थे वो उसकी व्याख्या कुछ और है बेसिकली। तो मैंने अभी जैसा बोला था आपको कि शब्द है, उसका अर्थ है और उसको इंगित करने वाली वस्तु है। तो ये वो अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है कि हर चीज़ जो है, जो भी आपके साथ घटित हो रही है, जो भी घटनाएं अपने साथ में हो रही है, जो भी कुछ शब्द अपने सामने आ रहे हैं, उससे रिलेटेड वस्तु आपको इतनी स्पष्ट दिखती है कि आप उसके साथ में जीवन को अच्छी तरह से खेल सकते हैं। ये भैया से जो मैंने देखा है कि वो इस अर्थ में मैं भैया को समझा हूँ। अच्छा, उसके बाद में भी धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि भैया ये सब बता रहे हैं, तो साल भर का अध्ययन जो भी हम लोग जुड़े हैं यहाँ पे ग्रुप में, तो उसमें ये ध्यान में आया कि हम सबका जो है, जैसा मेरा हो गया, आप लोगों का भी, हमारा जो लक्ष्य है कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए, नौकरी हो जाए, धंधा हो जाए, थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, घर हो जाए, दार हो जाए, सब ऐसा इस तरह से हम लोग देखते हैं। हमारा लक्ष्य उतना ही था। सोम भैया का लक्ष्य जो है ये बहुत बड़ा था, ये मानव लक्ष्य के प्रति समर्पित थे। उनका बृहदवाक्य है जो बाबा जी के साथ में जो है, इसका बृहदवाक्य दर्शन का कि सर्वशुभ हो, मानव देवता हो, भूमि स्वर्ग हो। इतने बड़े लक्ष्य को लेकर सोम भैया चल रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और साथ में आप सभी लोग भी जो है बेसिकली कि सब लोग यहाँ आए हुए हैं, 7 दिन का, आज के तारीख में 7 दिन का वक्त निकालना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और ये जब तक हम लोग अपने प्रायोरिटी में नहीं लाते हैं तब तक ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो आप सभी लोगों ने इसको प्रायोरिटी में लाके यहाँ जो उपस्थिति दिखाई है, इसलिए मैं आपके लिए बहुत बहुत तालियां देना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं आपका और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, भैया के लिए मैं इतना ही जानता हूँ और भैया को जानना अभी बहुत बाकी है। और हो सकता है आने वाले दिनों में, अगले साल होऊंगा तो मैं और कुछ परिचय देने के काबिलियत में रहूँगा। इसी के साथ मैं भैया का परिचय इतना ही था और जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्याम भैया। देखिए, ये मानव शिक्षा जो है
और जो नागराज जी ने जीवन विद्या से लोगों को परिचय कराया, धीरे धीरे उनका मानस था कि इसको शिक्षा विधि में लाया जाए, टीचर्स को पहले ट्रेंड किया जाए और उनके माध्यम से बाद में हम बच्चों को ट्रेंड कर सकते हैं। हमारे बचपन में हमने चीज़ें सीखी नहीं, इसीलिए आज प्रौढ़ शिक्षा लेने यहाँ पहुँचे हैं और प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है। आज हम सीख लेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन्स ज़्यादा अच्छे से जी पाएगी। और इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है कि जिस तरह से इस शिक्षा विधि को, इस सुख शांति समाधान को कुछ लोगों ने समझा, मनीष जी सिसोदिया ने जब समझा तो दिल्ली की सारी स्कूल के 60,000 टीचर का इंडोर स्टेडियम में 12 शिविर लगा गए। 5-5 हज़ार टीचर्स के 12 शिविर भैया ने किए और 60,000 टीचर्स को ट्रेंड किया। और आज वहाँ की हर स्कूल में पहला पीरियड हैप्पीनेस करिकुलम करके इसी चीज़ का होने लग गया है, जहाँ से नई पीढ़ी का निर्माण होना शुरू हो गया है। देखिए, कोई चीज़ अगर देश की राजधानी में शुरू हो जाती है, समझिए आप कि वहाँ बहुत सारे कॉन्शियस लोगों का तांता भरा पड़ा है और उसमें से इस चीज़ को वो संज्ञानशीलता से चुनते हैं जो रायपुर के बाजू में अचोटी जैसे छोटे सेंटर से निकलकर बाहर आती है और उनको लगता है कि ये कोई ऐसा बदलाव ला सकती है जहाँ मानव बड़ा सुख शांति समाधान से इसके बगैर जी नहीं पाएगा। इसीलिए तो उसको अप्लीकेबल और रिप्लिकेबल फॉर्म में लाया गया है। ऐसे व्यक्तिमत्व जिन्होंने ऐसे 60,000 टीचर को वहाँ ट्रेन किया, कई सारे शिविर ऐसे चला चुके हैं, कई सारी व्यवस्थाएं जो उन्होंने की है या जिस माध्यम से लोग लाभान्वित हुए, उसका परिचय इस शिविर के दौरान आपको होने लगेगा। लेकिन ये व्यक्ति यहाँ जब पहुँचता है, 1 रुपया नहीं लेते यार हमसे, तो इनका क्रियाकलाप कैसे चलता है? हवा तो खाते नहीं हैं, हमारे जैसी दाल रोटी खानी पड़ती होगी, तो पीछे कोई व्यक्ति काम करता है। ये सारे ऐसे मानव समाधान, मानव को सुख शांति समाधान प्राप्त हो इसके लिए काम करते हैं। तो पीछे जो वहाँ 40 गैयाएँ है, गौशाला पाल रखी है, वहाँ से दूध निकलता है, थोड़ा बहुत जो अर्थार्जन हो जाता है उससे काम चल जाता है, जीने को इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। ये भाव सोम भैया का है। लेकिन इस भाव को पूरा प्रदर्शित करने के लिए पीठ के पीछे जो खड़ी होती है ना, वो नताशा भाभी खड़ी होती है। इसलिए वो कहीं जा नहीं पाती, वो सिर्फ निरंतरता से वहीं काम करते रहती है और इनको बाहर छोड़े रखा है कि आप तो सारे विश्व का कल्याण करते रहिए। लेकिन विश्व के कल्याण के लिए जो व्यक्ति खड़ा है, उसके पीछे अन्नपूर्णा के रूप में जो माता खड़ी है, उसका जितना अभिनंदन करे उतना कम ही है। इसलिए आज की सत्र में पहले मैं नताशा भाभी का स्वागत कराना चाहूँगा, बाद में भैया आपका स्वागत। तो मैं यहाँ अंजू दीदी, रीता भाभी और हमारी छोटी बिटिया स्वधा यहाँ है, मैं उनको तीनों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे भाभी का स्वागत करें। आप आइए ना, भाभी तो साथ में ही है अभी। जोरदार तालियां हो जाए। मानवीय शिक्षा शोध संस्था से यहाँ पर सुभाष भैया भी है। इस शिविर को और पूरे साल भर पर्दे के पीछे निरंतरता से कार्य करने वाला एक व्यक्तिमत्व, जो पर्दे के पीछे ही रहना चाहता, आगे आना ही नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति मतलब उज्जवल भैया और साथ में हिमांशु भैया, इन तीनों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आकर भैया का स्वागत करें। सोम जी त्यागी जी का, उज्जवल भैया, हिमांशु भैया और सुभाष जी येर में, तीनों लोग यहाँ आए और वे भैया का स्वागत करें।
बहुत ही सुंदर। और अब आपके और सोम भैया की बीच की दूरी को समाप्त करता हूँ और ये शिविर आगे शुरू हो। और आपके जैसे बोलते हैं ना, संतों के मुख से, उनके मुखारविंद से कुछ निकलता है, लेकिन आप यहाँ जो गंगा बहेगी ज्ञान की, आप सही में इस तरह से ओतप्रोत होंगे, आपको लगेगा इसके पहले तो जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, व्यर्थ ही है, अर्थ तो आज मिला है। भ्रमित है हम सब जिस तरह से, भ्रम क्या है और हम भ्रमित कैसे हैं, ये भी अवसर आज इस पल से आगे आपके पास उपलब्ध है। अपने आप को समझे, खुद को समझे। और आपने जो उत्तर 2 प्रश्नों के पाए हैं कि मुझ में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, इसका हाँ में जो आपको उत्तर मिला है, और फिर किस व्यक्ति से समझना है उसे भी आप चिन्हित कर पाए हैं। इसलिए आप सबका खुद स्वयं निरंतर करतल ध्वनि से स्वागत करें, बिल्कुल कि स्वयं का स्वागत करें कि आप ये अवसर को प्राप्त हुए हैं। और बढ़िया से जिस तरह से थोड़ी सी ऐसी अलग अलग तालियां बजी है, ज़ोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करूंगा भैया को कि वो यहाँ आकर अपने शिविर की शुरुआत करें। सभी को नमस्कार। चलिए, तो कितने लोग यवतमाल प्रॉपर से? अच्छा, और कितने लोग यवतमाल प्रॉपर से हैं और दूसरी बार? ठीक। बाहर से मध्य प्रदेश इकलौती। और कहाँ से हैं बाहर से? पूसर, यवतमाल। यवतमाल, हाँ, नागपुर। अच्छा, अमरावती। तो नागपुर, अमरावती, पूसद, औरंगाबाद। औरंगाबाद। और कोई? चंद्रपुर। चंद्रपुर वाले? चंद्रपुर। विशाखापट्टनम। अच्छा अच्छा है। अंधेरी, मुंबई। अच्छा, गढ़चिरौली। गढ़चिरौली, गढ़चिरौली। बढ़िया बढ़िया। तो बताइए, तो जो पहली बार शिविर करके आए उनको क्या बोल के भेजा गया है? पता चल जाए ना अपेक्षा क्या है। माइक दीजिए, माइक। पहली बार जो लोग आए हैं उनको भेजने वालों ने क्या बोल के भेजा और आप क्या सोच के आए? हाँ जी, ले लें, स्वेच्छा से ले लें। बाहर वाले पहले ले लें, है ना। थोड़ा आपका परिचय भी बोलते जाइए। जी। हेलो, नमस्कार सर। जी जी भैया। मैं शैलेंद्र सिंह जी। एक व्यापारी हूँ। मुझे उज्ज्वल भैया ने ये बताया कि भी जीवन जीने की कला तो आपने बहुत कोर्स करके सीखी होंगी, अलग अलग कोर्सेज किए हैं, आपको इस चीज़ में इच्छा है आगे बढ़ने की, पर इस जीवन को सही तरीके से जीने की जो कला है इस यहाँ पे आपको शिविर में सीखने मिलेगी। और आपके जो उन्होंने बताया कि भाई आपको जो त्याग करके आपने इस कला को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, उससे मैं इंस्पायर होकर आपसे इस जीवन के कला सीखने के लिए आया हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, बाहर वाले पहले बोले। बाहर वाले माइक लेते जाएं। हाँ, बाहर वाले थे ना, पूसद और मुंबई और विशाखापट्टनम। नमस्ते, मेरा नाम पूनम सहगल है। मैं एज अ टीचर काम करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। और मेरा परिचय रवि भैया जो है तामगाड़गे, उनसे हुआ था। और उनको पता है
कि एक्चुअली उन्होंने मुझे कुछ हद तक मेरी जो सिचुएशन चल रही थी उससे बाहर निकालने में बहुत हद तक उन्होंने मदद भी की थी। पर उनका ये कहना था कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं तो उसमें कई समस्याएं हैं, अगर आपको हर समस्या का सॉल्यूशन चाहिए है तो एक बार आप ये शिविर करके देख लीजिए। तो मेरे जो भी क्वेश्चन थे उसका यहाँ पे मुझे समाधान चाहिए है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन हूँ आज। स्वागत। हाँ जी, और भैया मैं पूसद से आया हूँ, ट्राइबल डेवलपमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेकेंडरी टीचर हूँ। फैमिली के साथ आया हूँ पहली बार। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने रायपुर में जाके विद फैमिली आपका शिविर अटेंड किया है, तो उनका व्हाट्सएप पे एक बार स्टेटस देखा था मैंने कि मेरी उपयोगिता ही मेरा मूल्य है। तो मेरे को लग रहा था कि मेरे आसपास के लोग मेरा यूज़ करते हैं ज़्यादा, मतलब मेरे अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। तो सर का स्टेटस मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर उनसे बात किया, तो फिर धीरे धीरे पता चला। और वो उनसे जब भी मिलता था, यानी बचपन के दोस्त थे, तो जब से वो शिविर करके आए तो एक बहुत अच्छा उनमें एक पॉजिटिव बदलाव देखा मैंने उनमें, उनके फैमिली में, और बहुत हंसना वगैरह एकदम। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इनको ऐसा क्या मिल गया है जो मेरे को पता नहीं। तो फिर जिज्ञासा बहुत थी, तो उनसे थोड़ा और इस विषय पे बात किया, तो फिर उन्होंने बताया मेरे को। फिर आपके कुछ वीडियो देखे, जैसा एक जिंदा रहना और जीना, इसमें का जो फ़र्क आपने एक इसमें बताया था, तो फिर मेरी इच्छा हुई कि करना है। तो उनको बोला मैं जाकर करूँगा, तो बोले नहीं फैमिली के साथ करना है। तो अभी वो अवसर मिला हमें, तो हम तुरंत आ गए सर। मैं रमेश महामुने यवतमाल से हूँ। नौकरी सफल होने के बाद आगे की ज़िंदगी में क्या है ये समझने के लिए मैं आया हूँ। अभी रिटायर हो गए? अभी जस्ट रिटायर हो गए, दिल से रिटायर हो गए, नहीं हुआ है अभी तक। हाँ हाँ जी, और कुछ लोग? नमस्ते भैया, मैं ईश्विंदर कौर, मैं नागपुर से आई हूँ पास जी। ईश्विंदर कौर नागपुर से आई हूँ भैया। थोड़ा स्पीकर है ना उधर, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आऊँ? हाँ ओके। हाँ अच्छा भैया जी, मैं नागपुर में शालिनी अरोड़ा दीदी हैं। हाँ हाँ। मेरे को 6 साल से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। 6 साल पहले मैं नागपुर शिफ्ट हुई बलारशा से, तो मेरे को उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। छोटे छोटे जो प्रोग्राम हुए थे वो मैंने सुने थे, लेकिन मैंने कहा दीदी ये हिंदी बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा ये। लेकिन भैया इस साल जनवरी में मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, और फिर मेरे को लगा कि अभी जुड़ना है। और शालिनी दीदी कहने लगे कि 10 साल का अध्ययन और पठन का ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है, तो वो मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ मेरे को जुड़ के थोड़ी थोड़ी बातें जो समझ आई वो बहुत ही गहरी और बहुत ही अच्छी लगी। फिर भैया आज ये आपके वीडियोस देखे तो आपकी बातें कि गाड़ी चलाना हम सीखते हैं लेकिन जीवन जीना हम सीखते नहीं हैं। मैं जीवन जीने सीखने के लिए आई हूँ। धन्यवाद। क्या करते हैं? भैया मैं घर में ही हूँ। घर में? अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और एक दो लोग शेयर करेंगे। हाँ जी, माइक दीजिए। हेलो, नमस्ते भैया जी। मैं स्मिता काटकर उनकी छोटी बहन हूँ। अच्छा अच्छा। हम बच्चों की छुट्टियाँ थी, मेरी दीदी हमेशा हमें जोड़ने के लिए प्रयास करती थी कि आप आओ और अध्ययन करो, सम्मेलन करो, तो हम उसी इसमें आ गए थे। बढ़िया बढ़िया जी, चलिए। हेलो जी सर, नमस्ते जी। चंद्रकिशोर कड़ू। कहाँ हैं आप? हाँ जी। राहुल और रमेश सर और देशपांडे सर से मैंने बहुत कुछ सुना था, उनके साथ काम भी करता हूँ। राहुल के साथ डाइट में काम करता था, 1-2 बार मिस हुआ ये ट्रेनिंग के लिए। अभी जीवन में क्या सफलता हमको मिलना चाहिए, ये राहुल जी हमें बार बार बताते थे। अभी मिलना हुआ नहीं, जुड़ना हुआ नहीं, तो आज
मैंने स्टार्ट किया है। हमारे जिला परिषद के बहुत सारे दोस्त ने ये ट्रेनिंग किया है, तो मुझे भी लगा कि आपने करना चाहिए। ओके, थैंक यू। जी, सरकारी लोग कितने हैं? एक बार सरकारी जॉब वाले लोग कितने हाथ उठाएंगे? ओह, काफ़ी लोग। जी, और व्यापार से जुड़े हुए लोग कितने हाथ उठाएंगे? आप दोनों चलाते हो, आप व्यापार भी चलाते हो, आप सरकार भी चलाते हो। आपके बिना कौन सी सरकार चलेगी? चलिए चलिए, तो बात शुरू करें। ब्रेक कितने बजे करेंगे? 11:30। तो 10:30 हुआ है, 11:30 बजे ब्रेक करेंगे। चलिए, तो बहुत सारी अपेक्षाएं आप लेके आए हैं, और मेरा भी ऐसा ही मानना है कि जितनी अपेक्षाएं लेके आए हैं उससे ज़्यादा ही पूरा होने वाला है, कम नहीं होगा, है ना। ऐसा भरोसा इस दर्शन को लेके है, इतने सालों की जर्नी को लेके है। लेकिन बस सवाल एक ही है कि हम बोर्ड के साथ साथ चल पाएँ, और जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके साथ साथ चल पाएँ, क्योंकि जो कुछ भी कहा जाता है उसके पैरेलल हमारी अपनी अभी तक की कंडीशनिंग है ही। हमने भी बहुत कुछ लिखा, पढ़ा, सुना हुआ है ही, वो साथ साथ चलता है। और किसी दर्शन को सुनने की ये एक शर्त है या एक आवश्यकता है कि क्योंकि 2-4 लाइन में एक दिन में तो पूरी बात आ नहीं पाती है, तो जब तक वो बात पूरी ना हो जाए उसका पूरा मीनिंग भी सामने नहीं आ पाता है। उसके पहले हम कोई और मीनिंग उसका लगाने लगते हैं या कंपेयर करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रेक पड़ता है। तो कुछ बातें आपसे कहूँगा ताकि मैक्सिमम रिज़ल्ट हम पा सकें। आपने भी 7 दिन का समय निकाला है रेजिडेंशियल किसी वर्कशॉप के लिए। आज जब से ये यूट्यूब और तमाम चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, अब फिज़िकली समय निकालना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब घर में ही कंफर्टेबल जोन में रह के सब कुछ उपलब्ध है तो क्यों फिज़िकली जाएं। खर्चा, समय, पैसा, सब कुछ उसमें शामिल ही होता है। फिर भी मेरा ये कहना है कि फिज़िकली जो आमने सामने होता है वो ऑनलाइन विकल्प नहीं है। ऑनलाइन फिज़िकल वाले ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करे, ये ठीक है। तो कुछ घटना तो जब हम आमने सामने हैं और आप इतने सारे लोग, मेरे को लगता है कि शायद जो भारत में तीर्थ की परिभाषा है ना, तीर्थ किसको बोलते हैं, तो उसका परिभाषा लिखते हैं कि मनः तारयते इति तीर्थ। जो मन को तार दे वो तीर्थ है। तो मन को कौन तारेगा? जो कम से कम मन से तरा हुआ है वही तारेगा। तो ये दर्शन जिस तरह की पूरी अभिव्यक्ति है, तो मेरे को लगता है कि अच्छे लोगों का आपस में मिल पाना भी एक बड़ी घटना है। हम एक घर में रह के खून के रिश्ते में होने के बावजूद बहुत दूर हो सकते हैं। तो ये जो मैं नाम की चीज़ है, ये खून का रिश्ता वगैरह कुछ पहचानता नहीं है। ये इतना ही पहचानता है कि जिसके साथ इसके विचार मिलते हैं, जिसके साथ इसको जीना सुखदायी लगता है, उसको ये अपना मान लेता है। तो खून का रिश्ता पराया हो सकता है और बाहर का रिश्ता अपना हो सकता है। ये तमाम घटनाएं हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं। तो इन 7 दिनों में हम जो यात्रा करने वाले हैं, जो कुछ आपने अभी तक सुना है, हो सकता है उससे कुछ भिन्न सामने आएगा। क्योंकि शब्द वही हैं, इसलिए शुरू शुरू में ऐसा ही लगता रहता है कि हाँ सुना हुआ है, पता ही है। देखो, किसी बात के पता होने का मतलब है कि उससे संबंधित प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो पता है का मतलब मेमोरी में है कि पता है का मतलब आचरण में है। ये दो अलग अलग बातें। इसलिए दर्शन में एक बढ़िया सूत्र है, सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। तो यदि कोई चीज़ मैंने समझी है तो मेरे आचरण का पार्ट होगी। यदि कोई चीज़ मैंने समझा है तो उस तरह की कोई प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। और यदि कोई प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में आ रही है तो मैंने समझा हुआ नहीं है। ऐसा इसको रिवर्स करके देख सकते हैं।
तो चलिए पहले मैं कुछ बात आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपको एक ये व्यू आ जाए कि हम 7 दिन में कितनी सारी बात करने वाले हैं, है ना। उसका फैलाव कहाँ तक होगा वो एक आपके ध्यान में आ जाए। क्योंकि देखो हमारी प्रॉब्लम ना पर्सनल प्रॉब्लम भी पर्सनल है नहीं, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम भी किसी एक माइंडसेट के कारण है, किसी एक कंडीशनिंग के कारण है। वो कंडीशनिंग आपकी अपनी नहीं है, वो आपके परिवार की नहीं है, वो पीछे से आपकी धर्म से, जाति से, समाज से, है ना, नेशनल से, इंटरनेशनल लेवल से कोई ना कोई चीज़ प्रभावित हमारे भीतर हो रही है। तो होने के रूप में हमको लगता है कि हम एक इंडिविजुअल हैं, लेकिन हमारे सारे सुख दुख तो हमारे विचार और हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, घटनाएं, ये सबसे प्रभावित होकर चलती हैं। और उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसमें कहाँ कहाँ से आपने क्या लिया है ये हमको भी कभी पता नहीं होता है ना। और घटनाएं घटती रहती हैं। तो इसका मतलब है कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक मानव हूँ, तो मैंने किसी एक माँ बाप से जन्म लिया है। मैंने माँ बाप से जन्म लिया है तो मैं एक समाज में रहता हूँ, समाज में रहता हूँ तो मैं किसी स्कूल से पढ़ा हूँ, कॉलेज से पढ़ा हूँ, आज कहीं जॉब करता हूँ। तो घर और समाज की बाउंड्री कहाँ खींचेंगे? प्रैक्टिकली घर और समाज एक है। हम मानसिक रूप से एक बाउंड्री खींचे हुए हैं कि यहाँ तक घर है और यहाँ के बाद समाज है। पर सच्चाई ये है कि जो कुछ समाज में घट रहा है उसका प्रभाव मेरे घर में आ रहा है, जो कुछ सरकार में घट रहा है उसका प्रभाव मेरे घर में आ रहा है, और हम लोगों के बीच में वो चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत क्लियरली देखने के लिए मैं छोटी सी कुछ मेरी शेयरिंग करता हूँ, जिसमें कि दोनों बातें आ जाएंगी और हमको थोड़ा फैल के सोचने को मिलेगा। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जैसे किसी, हाँ जी, सभी एक बार अपना मोबाइल चेक कर लें, सभी एक बार अपना मोबाइल निकाल के चेक कर लें, साइलेंट मोड में रहे, वाइब्रेशन में भी ना रहे तो अच्छा है ना। शिविर के दौरान अपन कोई कॉल नहीं लेंगे, हर 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हम उठते रहेंगे। उस बीच में कोई आपकी इमरजेंसी कॉल होगी तो आप ले लेंगे। लंच में भी हमको 1-आध घंटा 2 घंटा मिलेगा ही, बाकी तो शाम के बाद मिलेगा ही। तो सेशन के दौरान हमारा मोबाइल हमको भी दूसरों को भी तंग ना करे। तो देखिए, मेरे को लगता है कि हम सब की अपनी एक कहानी है और उस कहानी में बहुत सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं में बहुत सारा सुख दुख है। और जब कोई परिस्थिति सामने आती है, जैसा बहन ने कहा, किसी समय तक जब तक बात सर पे नहीं बनाती है ना, तब तक हमको उसकी आवश्यकता नहीं लगती। शरीर में कोई दर्द रहता है ना तो हम टालते रहते हैं। कब तक? जब तक लगे कि यार अब नहीं बनेगा, अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कोई पॉइंट आता है कि जब हम स्वीकार लेते हैं कि अब टालने से नहीं बनेगा, या हमको लगता रहता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई पॉइंट के बाद लगता है कि अभी अपने आप ठीक नहीं हो रहा है और मेरी समझने की, हैंडल करने की सीमा के बाहर है, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाने को स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह से शिविर में भी मैं देखता हूँ कि तीनों तरह के लोग आते हैं। एक तरह के वो लोग आते हैं जिनको अपने ही ज़िंदगी में, अपने ही पुण्यवश जो कुछ भी चल रहा था वो अधूरा लगने लगता है। उनको लगता है कि ये कंप्लीट नहीं है और इसमें मेरा काम नहीं चलेगा। एक बड़ा वर्ग वो है जो किसी समस्या में फंसता है, फिर चाहे वो पारिवारिक संबंधों की समस्या है कि ऑफिस की समस्या है कि कुछ पर्सनल लेवल पे घटा है, और फिर कोई बता देता है कि देखो वहाँ जाने से कुछ हेल्प मिल सकती है। तो ऐसा भी एक वर्ग है। तो मुझको लगता है कि समस्याओं को भी धन्यवाद देना पड़ेगा। हाँ, आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटनाएं हुई, कोई ऐसी समस्याएं आईं, जब आईं तो मुझको परेशानी हुई थी, अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब वो चली गई तो पता चला वो ज़िंदगी में एक नई दिशा दे गई और कुछ ज़िंदगी में एक नया रास्ता खुल गया। कितने लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसी घटनाओं को सोच सकते है ना? देखो, काफ़ी लोगों के पास ऐसा है, और बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देंगे तो ये संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी।
तो इसका मतलब है कि जब एक हेलीकॉप्टर को लैंड करना है तो ठोस ज़मीन बना के उस पर एच लिख देते हैं, और हेलीकॉप्टर आने वाला है तो पीछे से नीचे से आग लगा देते हैं, उसको धुआं दिख जाता है और आराम से हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है। लेकिन बोइंग को उतारना है तो कितना लंबा जुगाड़ चाहिए। अब बोइंग उतरेगा तो वो ऐसे नहीं उतरेगा, उसको प्रॉपर एयरपोर्ट ही चाहिए। दर्शन जैसी किसी चीज़ को आपके जहन में उतरना है तो उसके लिए एक पृष्ठभूमि, उसके लिए एक मानसिक तैयारी, उसके लिए एक दृष्टिकोण हमारा होगा तो हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट पाएंगे। तो लगभग 1 दिन मैं आपके साथ में इस काम में लगाऊंगा कि बहुत सारा हमारा एक हम सेम पेज पे आ जाएं। और चूँकि इस पूरे शिविर का जो तरीका है वो मुझको प्रवचन देना है, आपको सुनना है, ऐसा नहीं है। हम मिलके संवाद करेंगे। मैं जो कुछ भी आपके सामने कहूँगा तो आपसे ये अपेक्षा नहीं रहेगी कि आप उसको मानेंगे, तो ये काफ़ी सुखद लगता है। तो जो भी आपसे कहा जाएगा वो आपको मानना नहीं है। कैसा लग रहा है? सुनने से कैसा लगता है? आराम लगता है ना? नहीं लगता? कितने लोगों को आराम लगता है ये सुनने से? यार मानना नहीं। कितने लोगों को परेशानी लगती है? यार ये भी कोई बात हुई क्या? फिर हम क्यों आए? तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि मानना नहीं है, लेकिन हम चीज़ों को जानना चाहते हैं। क्या ठीक है? मानना ठीक है कि जानना ठीक है? क्या फ़र्क है दोनों में? मानना का मतलब है कि हम कोई चीज़ के लिए फॉलोअर हो जाते हैं, है ना। झंडा हाथ में उठा लिया और हमको ये भी पता नहीं होता कि किस बात के लिए झंडा उठाया है, और कोई हमको यूज़ कर रहा होता है या हम खुद यूज़ हो रहे होते हैं। जानना का मतलब है कि उस वास्तविकता को नेचर में जैसा है, प्रकृति में जैसा है वैसा जानना। और हमारे पास आधार क्या है कि हम जान लेंगे सारी चीज़ों को। तो कोई प्रस्ताव हमारे पास उपलब्ध है, कोई प्रस्ताव हमारे पास उपलब्ध है। वो प्रस्ताव आपको मध्यस्थ दर्शन, तो मध्यस्थ दर्शन आपको, जो हम शिविर के रूप में उसको बोलते हैं, मध्यस्थ दर्शन की परिचयात्मक प्रस्तुति है, उसी को जीवन विद्या शिविर बोलते हैं। तो बेसिकली जीवन विद्या शिविर मध्यस्थ दर्शन का परिचयात्मक प्रस्तुति है, और ये प्रस्ताव आपके सामने आता रहेगा। आपको उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी प्रस्ताव आपके सामने आएगा उसको आपको जानना है। जानने के लिए आपके भीतर, मानव के भीतर, सभी मानव में जांचने की फैकल्टी है। किसी चीज़ को हम कैसे जांचेंगे कि वो सही है, नहीं है, आधार क्या है? तो फिलहाल अभी के लिए, जैसे जैसे और गहराई में जाएंगे उसको समझेंगे। एक अच्छी बात यह है कि ये जो अस्तित्व है, ये जो नेचर है, ये जो कायनात है, वो नियमपूर्ण है। ये भी एक प्रस्ताव है। कितने लोगों को लगता है कि ये बात ठीक है? ये पूरी नेचर, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, मानव सहित सब कुछ किसी नियम से है। कितने लोगों को ये सहमति है? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको सहमति नहीं है? क्या लगता है उनको? क्या लगता है, नियम है कि नहीं है? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनसे पूछ रहा हूँ, वो क्या मानते हैं? ये नियम है कि सब कुछ रैंडम है?
कभी भी कुछ भी हो जाता है और ये चल रहा है। तो कितने लोगों को लगता है कि ये रैंडम है और कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये होता ही रहता है? मानव को छोड़ दें तो कैसा लगता है? मानव को छोड़ के जो भी कुछ पूरी नेचर है वो किसी नियम से है, जो भी हो रहा है किसी नियम से हो रहा है, ऐसे कितने लोगों की सहमति है? अच्छा, अभी भी कुछ लोग का हाथ नहीं उठा, तो वो लोग इस बारे में क्या मानते हैं? ये आपके बाजू में, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ। पीछे आपके, हाँ चेक शर्ट। पार्डन सर। कहाँ से आप? यवतमाल। यवतमाल से। Yes. क्या करते हैं? बिजनेस। क्या बिजनेस है? पेपर और स्टेशनरी और फ्रूट्स का। अच्छा जी। तो पेपर, स्टेशनरी, फ्रूट्स, यस। ये सब भी किसी नियम से ही चलता है कि बिना नियम के चलता है? नियम से। नियम से चलता है। आप कुछ और सोच रहे थे इसका मतलब, और मेरे को लगा कि आप सहमत नहीं। जी। हाँ जी। तो यदि मानव को अभी ना चर्चा करें और बाकी सबको देखें, तो किसी को इसमें कोई शंका है कि जो कुछ भी है नियम से है, नियम के बाहर कुछ भी नहीं होता है, नियम से ही होता है? ये तो विश्वास है। अब यदि मानव की बात करें, तो यदि मानव के शरीर को लें तो कितने लोगों को लगता है कि मानव का शरीर भी किसी नियम से है और जो कुछ भी शरीर में होता है किसी नियम से ही होता है? उल्टे वाले हाथ, जिनको भरोसा नहीं है वो हाथ उठाएं, जिनको लगता है कि मानव का शरीर बिना नियम के है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई नियम काम नहीं कर रहा है। ऐसा कोई नहीं। तो मानव का शरीर भी नियम से है। यदि इस शिविर में हम देखेंगे तो हम एक और नई दुनिया को देखेंगे जिसके बारे में अभी तक हमको भरोसा नहीं है, और उसमें हमको भरोसा आ जाएगा। क्या कि देखो, आदमी के बारे में ना हमको भरोसा कम है। ये आदमी क्या सोचेगा, कोई कुछ भी सोच सकता है। ये आदमी कब कैसा आचरण करेगा, कुछ भी आचरण कर सकता है। तो हमको लोहे पे विश्वास ज़्यादा है कि आदमी पे विश्वास ज़्यादा है? जोर से बोलो। लोहे पे। तो आप अपने घर के लोगों को बोल सकते हो, तुमसे तो लोहा ही अच्छा है, तुम पे भरोसा नहीं कर सकते, लोहे पे कर सकते। और ये सच्चाई है। तो यदि लोहे को देखेंगे तो उसके आचरण की निश्चितता है, वो जो भी उसके बारे में हमको भरोसा है कि छत में लगाएंगे तो छत टिकी रहेगी ना। लोहे का मूड खराब हो गया, आज संडे है, आज संडे है ना, आज संडे है, आज नहीं उठाऊंगा वजन, तो कोई भी दिन मूड खराब हो सकता है, तो फिर उसको छत में नहीं लगा सकते। तो हम लोहे को छत में इसलिए प्रयोग कर पा रहे हैं कि क्योंकि हमको पता है कि उसका नियम है और अपने नियम से कितना वज़न उठा सकता है, उसकी कैलकुलेशन है। इसलिए छत में कितना स्टील डालना है, कितना लोहा डालना है, उसके हिसाब से हम उसको डिज़ाइन इंजीनियर बोलते हैं, और वो आपको लोहे का कैलकुलेशन निकाल के देता है। इस पूरे वर्कशॉप में एक नई चीज़ हम देखने वाले हैं कि ये जो मानव का सुखी होना है, मानव का दुखी होना है, इसका भी नियम है। मानव नियम से सुखी होता है, नियम पूर्वक दुखी होता है। और एक बड़ी घटना इस अनुसंधान के माध्यम से घटी है कि यदि हम पिछले 100 साल की यात्रा को देखें तो मेरे को लगता है, देखो हमारी 50 के पार वाले कितने लोग हैं? 50 के ऊपर वाले हाथ उठाओ। 50 पार। अच्छा, 30 के नीचे कितने लोग हैं? 30। चलो ये भी ठीक ठाक है। हम 50 वाले लोगों ने देखा, हमने अपने माँ बाप को, उस समय के समाज को बहुत गरीबी में जीते हुए देखा, और आज मात्र 50 साल बाद हमने वो स्थितियाँ भी देखी जहाँ साधन का ओवरफ्लो है। मतलब मुझको याद है कि हमारे, जब हम यंग थे, मतलब 25 साल प्लस माइनस, उस समय कार का सपना सब कोई नहीं देखते थे। कार तो शादी ब्याह पे किराए पे ली जाने वाली चीज़ थी।
मकान भी सब कोई अपना नहीं सोचते थे, लेकिन आज धीरे धीरे एक परिवार में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा कारें भी उपलब्ध हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो ये सारी उपलब्धियां कैसे हुई, कैसे हुई? जितना सोचा था अपनी ज़िंदगी में, भौतिक रूप में जितनी उपलब्धियां हुई, फिजिकल लेवल पे जो कुछ भी अचीव किया, वो जितना सोचा था उतना हुआ कि उससे ज़्यादा हुआ? कितने लोग बोल सकते हैं कि ज़्यादा हुआ? ये देखो, हम सभी इसमें सहमत हैं। कैसे हो पाया? अर्थ के रिसोर्सेज को डिप्लीट किया, ये एक भाषा है, लेकिन पॉजिटिवली कहें तो कम से कम जो साधनों की गरीबी थी, देखो हमको तो अपने उस एज में याद है, वो बेटी की शादी में स्कूटर देना होता था तो 5 साल 4 साल का वेटिंग लगता था। टेलीफोन लेने के लिए मंत्री जी की अप्रोच लगती थी, सीमेंट तक लेने के लिए मंत्री जी की अप्रोच लगती थी। ये हाल था। तो पैसा है, कोई चीज़ मिल जाएगी ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। ये जो मास प्रोडक्शन हुआ, आज आपको कार चाहिए तो आप फ़ोन कर दो, घर आके देके जाएगा। ये सब जो चेंज आया, नौकरियां हमारे समय में जब हम लोग 89 में इंजीनियरिंग करके निकले हैं, तब सिविल इंजीनियरिंग देश के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें बंद होने जा रही थी, ब्रांच ही बंद हो रही थी सिविल इंजीनियरिंग। आप समझिए कि समाज में इसका मतलब नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा ही नहीं था, सरकारों के पास कोई नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा ही नहीं था, तब इंजीनियर की ज़रूरत नहीं थी। और आज देखोगे आप इतने सालों में जो सड़कें, मेरे को लगता है कि मानव जाति का जब से इतिहास है 2 लाख साल से लेके आज तक, जितनी सड़कें 2 लाख साल में नहीं बनी उतनी सड़कें पिछले 20 साल में बनी, मात्र 20 साल में। आज आप ही देख रहे हैं नागपुर से मुंबई 8 घंटे, किसको बोलते? लगभग पूरे देश में टाइम सब जगह आधा हो गया है। हम डबल गति से चल रहे हैं लगभग सभी जगह। तो इतनी सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो ये सब कैसे संभव हो पाए? पॉजिटिवली कहें तो क्या कहें? क्योंकि यदि हमको ये समझ में आ गया, मात्र 100 साल, किसी प्लैनेट की जर्नी में 100 साल 100 मिनट जैसा है। यदि 2 लाख साल की मानव की यात्रा हम इस धरती पे मानते हैं, यदि 2 लाख साल के सामने 100 रखेंगे तो कितना है? बहुत छोटा है। यदि 100 साल में, पिछले 100 साल पहले, उसके पहले की स्थितियाँ क्या रही होंगी नहीं मालूम, लेकिन चूंकि पिछला 50 साल, मान लो 56 साल मेरी उम्र है, तो मेरे को 50 साल का तो याद ही है, और मैंने अपने माँ बाप लोगों को देखा ही है, गांव में लोगों को देखा ही है, तो और 50 साल पीछे के मान लो। कितने लोग पढ़े लिखे होते थे? लगभग 60 साल पहले समाज में कितने लोग पढ़े लिखे होते थे? लड़कियों को तो बहुत बाद में शिक्षा देना शुरू किया हो तो और ख़राब हालत थी। अभी कितने लोग पढ़े लिखे होते हैं? सभी पढ़े लिखे होते हैं। ये कैसे हो पाया? इतनी लंबी जंप हमने भौतिक क्षेत्र में मारी, इतने तमाम साधन, इतना सब कुछ इतना फास्ट गति से हो गया है ना। पहले घर कैसे बनता था याद है? वो एक बरसात में प्लिंथ डाल लिया, अगले साल दीवारें ऊपर तक खड़ी कर ली, अगले साल छत ढाल ली, तो किस्तों में मकान बनता था, क्योंकि जितना पैसा आ गया उतना बना लेते थे। कितने लोगों ने ऐसा देखा है? अभी कैसा है? 6 महीने में फिनिश होके हाथ में आ जाता है। यदि सब कैसे हो पाया? तो एक बड़ी घटना है, और उस बड़ी घटना को हम जिंदगी में रिपीट कर, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि बैलगाड़ी इतिहास हो सकती है तो सास बहू के झगड़े इतिहास हो सकते हैं, भाई भाई के बंटवारे इतिहास हो सकते हैं, है ना।
हम जिस तरह का व्यापार और जिस तरह की सरकारें और जिस तरह से पूरा सिस्टम चला रहे हैं और उसमें जितना रोना गाना है, इस सब से मुक्ति पाई जा सकती। क्या ठीक? और अभी आम आदमी को ये भी लगता है कि यार वो क्या कर सकता है? कौन कर सकता है? सरकारें कुछ करेंगी, और कौन करेगा? है समाज को तो पास, समाज तो बेरोजगार हो गया, समाज के पास तो कुछ बचा नहीं। सरकार ने समाज के सारे काम ले लिए, है ना। वृद्ध तीर्थ यात्रा, मुख्यमंत्री वृद्ध तीर्थ यात्रा योजना, तो आप बच्चा पैदा बस कर दो, उसके बाद का सारा काम सरकार का है। क्योंकि ये वोट बैंक की पॉलिसी के चक्कर में सबसे जल्दी आदमी कब वोट देगा? सीधे उसके हाथ में पैसा जाएगा। तो अब तो सरकार की ऐसी भी ज़रूरत ही नहीं है। अब सीए रख लो, समाज में जितना टैक्स का पैसा आएगा उसके हिसाब से सबके अकाउंट में सीधा भेज दो। सरकार की कहाँ ज़रूरत है? सभी तो यही कह रहे हैं कि हम सीधा पैसा अकाउंट में भेज देंगे। सिलेंडर विलेंडर जो भी कुछ है, जितने का देना है दे दो, पैसा अकाउंट में भेज दो, बाकी हम खरीद ही लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो जो तमाम समाज के काम थे, शादी करवाने से लेके और तमाम काम, ये बहुत सारे काम है ना सरकार ने ले लिए। तो अभी हमको लगता है कि कुछ होगा तो कौन करेगा? सरकार करेगी, सब कुछ सरकार करेगी, है ना। इन 7 दिनों में आपको ये भी भरोसा हो जाएगा कि बहुत सारे काम हैं जो सरकार नहीं कर सकती, वो हम ही करेंगे। एक आदमी की ताकत क्या हो सकती है? अभी लगता है कि सारे काम या तो पैसे से होते हैं या पद से होते हैं। आज शाम तक आपको ये भी पता चलेगा कि पद और पैसे से क्या नहीं होता है ना। तो सब चीज़ की एक अपनी हैसियत है, उसकी अपनी एक जगह है। मेरी मानव होने के नाते कोई जगह है, मानव होना अपने आप में कोई बड़ी घटना है, मानव होना अपने आप में कोई पद है, ये मुझको भरोसा हो जाए तो मुझको लगता है कि है ना, जो हमने अपना अधूरापन धन और पद के नाम पे अपने आप को निरीह, अपने आप को असहाय हमने कई बार देखा है, उससे भी हमको एक मुक्ति मिलेगी। तो बड़ी घटना ये है कि मानव में कल्पनाशीलता है। सभी मानव के पास कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है। ये 2 ताकत मानव के पास है जो धरती के सभी मानव में समान रूप से उपलब्ध है, एक भिखारी में भी और एक महापुरुष में भी। सारा खेल इस बात का है कि इन 2 ताकत का सदुपयोग हमने कैसे किया। इन 2 ताकत का दुरुपयोग किया, इसी का नाम दुख है, इसी का नाम समस्याएं हैं। इन 2 ताकतों का हमने सदुपयोग किया, इसी का नाम जिंदगी की तमाम उपलब्धियां हैं, तमाम ऊंचाइयां हैं। तो कल्पनाशीलता क्या है? इमेजिनेशन क्या है? हम सोच सोच के दुनिया क्रिएट करते हैं। तो ये इमेजिनेशन का पर्पस क्या है? ये इमेजिनेशन क्या है मानव में? प्रोग्रेस कर सकते हैं उससे, है प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रोग्रेस आगे बढ़ कर सकते सकें। हैं। और इस इमेजिनेशन से प्रोग्रेस कैसे करते हैं? जो नहीं है उसकी कल्पना करते हैं कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जैसे चक्का बनाया था, हाँ, वो इमेजिनेशन से ही बना होगा। ठीक बात है, ठीक बात है। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ये अस्तित्व एक बड़े, मैंने कहा कि हम पहले थोड़ी सी जो बड़े वाले ब्लॉक्स हैं अपने भीतर के, उन ब्लॉक्स को एक बार, किसी के कम हैं किसी के ज़्यादा हैं, उन ब्लॉक्स को एक बार निकाल देंगे तो दर्शन को लैंड करने की जगह मिलेगी। तो अभी मैं एक बड़े वाले ब्लॉक को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे साथ चलते हैं। मानव के बीच में सबसे बड़ी दूरी किस बात की है? आज भी आदमी और आदमी के बीच में सबसे बड़ी दीवार क्या चीज़ की है? विचारों की दीवार। उस विचारों के मूल में क्या चीज़ की दीवार है? विचार कहाँ से आ रहे हैं?
धारणाओं से। बढ़िया। और वो धारणाएं कहाँ से आ रही हैं? किसी धर्म से। तो धर्म वो शब्द है, धर्म और जाति आदमी के साथ वो चीज़ें हैं। यदि धर्म की बात करें तो धर्म वो शब्द है जिससे हमने दुनिया को शांति का पैगाम देने की कोशिश की है। और आप देखेंगे कि धर्म वो शब्द है जिसके नाम पे सबसे अधिक युद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। कितने लोगों को लगता है ये बात ठीक है? फिर ये कहाँ गड़बड़ हो गया, है ना? अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि आखिर ये धर्म क्या होता है। धर्म और अध्यात्म के रूप में बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो यदि ऐसा कहें, जैसे हम छोटी क्लास में एटम पढ़ते हैं ना, एटम के कितने मॉडल पढ़ाते हैं? एटम पढ़ते हैं तो एटम के कितने मॉडल पढ़ाते हैं? बोलो, माइक पकड़ो, माइक दो इनको। अरे याद नहीं है? किसको याद है? हाँ जी, किसको याद है? छोटी क्लास में 6, 7, 8 में एटम के मॉडल पढ़ाते हैं। बोर, नील्स मॉडल आ गए याद? कौन कौन से थे और क्या था? भूल गए सब। क्या क्या था? जब छोटी क्लासेस में एटम को पढ़ाते हैं तो नील्स मॉडल, बोर्स मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल, और टीचर लोग कहाँ गए? थॉमसन मॉडल, है ना? हाँ जी, है? हाँ, वो अल्फा बीटा गामा उसने एक्सप्लेन किया, अपन तो मॉडल की बात कर रहे हैं। तो 4 मॉडल ये हो गए, हो सकता है 5वां भी कोई होगा, है ना? हमको याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ये एटम एक ही है कि 5 प्रकार के हैं? एग्जिस्टेंस में, नेचर में वो एटम एक है कि 5 प्रकार के हैं? साथ साथ चलो बात करेंगे अपन, मेरे को प्रवचन नहीं देना है। वो एटम एक ही प्रकार का है कि 5 प्रकार के हैं? एक ही प्रकार का है। तो ये 5 प्रकार के मॉडल क्यों आ गए? तो बिल्कुल वैसा है जैसा आप बोलते समय कह रहे थे कि 6 अंधों ने हाथी देखा। किसी ने पीठ पे हाथ रखा तो बोले दीवार जैसा है, किसी ने पूंछ पकड़ी तो बोले रस्सी जैसा है, किसी ने टांग पकड़ी तो बोले पिलर जैसा है, खंबे जैसा है। तो ऐसे ही मान लो 6 साइंटिस्ट ने अलग अलग एटम को समझने की कोशिश की और उन्होंने एटम के अलग अलग डायमेंशन को देखा, तो थोड़ा सा कुछ बेहतर ऐसा उन्होंने कहने की कोशिश की। फाइनली 6 के 6 क्या कोशिश कर रहे? एटम समझ में आ जाए। और जब फाइनली समझ में आ जाएगा तो फाइनल मॉडल एक होगा कि 6 होंगे? एक ही होगा, सिंपल बात। तो अब यदि मैं कहूँ कि तमाम धर्म अध्यात्म के रूप में जो भी संसार में प्रचलित है वो इस अस्तित्व को समझने के अलग अलग मॉडल मात्र हैं। कितने लोगों को ये बात ठीक लग रही है ना? क्योंकि किसी भी धर्म के आने से पहले, धरती पे मानव के आने के पहले नियम था कि नहीं था? था भाई। आज जैसे मंगल है, चांद है, वहाँ जो भी कुछ है वो भी नियम से है। कोई प्लेनेट ऐसा भी होगा जहाँ पे धरती है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी अभी नहीं हैं। तो अल्टीमेटली यदि इस प्लेनेट पे मानव आया तो सबसे बाद में ही आया होगा। यदि मानव जब मानव गुफा में था उसका धर्म कौन सा था? वो हिंदू था कि मुस्लिम था कि जैन था कि बौद्ध था? तो इसका मतलब है कि महावीर जैन से लेके भगवान बुद्ध से लेके जो भी महापुरुष संसार में हुए उन सभी महापुरुषों ने इस अस्तित्व में, इस नेचर में जो सच्चाई थी, जो कि नियमपूर्ण है, उस सच्चाई को उद्घाटित करने का, व्यक्त करने का उस देश काल परिस्थितियों में अलग अलग प्रयास होते रहे। क्या लगता है? इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, साफ समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ऐसी बात है।
तो यदि हमको ये ध्यान में आ जाएगा कि चाहे महावीर जैन देखें कि बुद्ध देखें कि राम देखें कि कृष्ण देखें कि कोई और देखे कि आदरणीय नागराज जी देखें, जिन्होंने भी सबने देखा, वो सच्चाई एक है कि अलग अलग है? वो सच्चाई तो एक ही है ना। वो तो किसी धर्म की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, किसी देश की नहीं है, किसी काल की नहीं है। क्योंकि नियम के बारे में क्या बोला जाता है? नियम का मतलब क्या होता है? नियम सार्वकालिक होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वभौमिक होता है। इसका मतलब नियम तो शाश्वत है। तुम थे जब भी नियम था, तुम नहीं थे तब भी नियम था। कल ये धरती पे एटॉमिक वेपन यूज़ हो जाएगा, सारे मानव खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे, तो भी नियम रहेगा कि नहीं रहेगा? तब भी रहेगा। इसका मतलब क्या? इससे क्या निकला? इस चर्चा से क्या निकला है? नियम शाश्वत है। फिर ये धर्म और अध्यात्म के रूप में इतना सारा है ना, और उसमें इतना सारा जो हमारा अपना पराया चल रहा है, उसका क्या करें? किसी आदमी को फिजिकली देख के यदि वो कपड़े वपड़े और उससे उसको हटा दें, तो किसी आदमी को देख के समझ में आएगा ये कौन धर्म से? यदि जो कुछ फिजिकल निशान है, किसी के कुछ एक टाइप के बाल हैं, किसी के एक टाइप के कपड़े हैं, यदि ये कपड़े, बाल और ये इससे ना पता चले, इसको सबको ऐसा ना पता चलने दें, तो कुछ समझ में आएगा ये व्यक्ति कौन है? कुछ भी हो सकता है। तो धीरे से हमारा ध्यान इस बात पे जाएगा कि यदि अस्तित्व नियमपूर्ण है, सारा धर्म और अध्यात्म उसी नियम को समझने का उस देश काल की परिस्थितियों के हिसाब से एक प्रयास था, और उस प्रयास से हम बढ़ के यहाँ तक पहुँचे। जंगल युग से निकल के आज भी मैं देखता हूँ, मेरे को लगता है कि महाराष्ट्र में भी ऐसे ही होगा, जो पुराने हमारे शहर थे, पुराने जो गांव शहर थे, उस सब के दरवाजे हुआ करते थे और दरवाज़ों के अंदर सब बंद थे। पुराना जो शहर देखते हैं हम सभी, है ना, तो बेसिकली पूरा शहर एक दरवाजे के अंदर है, एक बाउंड्री के अंदर है, और गलियां पतली पतली हैं। तो समझो कि कितने युद्ध हुआ करते थे कि पूरे शहर का ही एक दरवाज़ा बनाना पड़ा, और उस दरवाजे के अंदर से कोई भी आए तो भैया यहीं से आएगा। भाई अभी शहर में देखें तो ऐसे दरवाजे नहीं हैं, कितनी सारी रोड हैं और कहीं से भी आदमी घुस सकता है। लेकिन उस समय के काल में लोगों ने क्यों ऐसा किया कि कुछ ही दरवाजे हैं जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो आप एंट्री कहीं से भी एंट्री ले लेंगे, वो संभव नहीं है। तो कितने युद्ध होते होंगे उस समय। तो इसका मतलब है कि एक दौर था जब आदमी इतना लड़ता था, लड़ना मारना ही, लूटपाट करना ही लोगों का धंधा रहा होगा। वहाँ से निकल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जंगल युग से निकल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब है उसमें किसका योगदान है? तो जो कुछ भी ये धर्म अध्यात्म के रूप में हमारे बीच में उपलब्ध रहा, उसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि कहीं ना कहीं उसने हमको मानव में समानता और कुछ पॉजिटिव बातें बताई, जिनके चलते हम आज थोड़ा सा कि एक शहर के रूप में, समाज के रूप में, जहाँ स्त्री पुरुष में समानता काफ़ी हद तक आ गई है, मानव में समानता भी काफ़ी हद तक यदि पहले की तुलना में देखें तो आ गई है। लेकिन इससे हमारा ये तो ध्यान चला गया कि यदि इसका मतलब वो जो भी सारे धर्म और अध्यात्म के रूप में जो भी कुछ रहा, उनमें आपस में विरोध है या वो किसी सच्चाई को समझने के प्रयास हैं। ठीक हो गया? तो इससे हमारा ध्यान फिर अपने पराये के रूप में उसको देखने की बजाय किसी काल में, अस्तित्व में, नेचर में सच्चाई को देखने का ये प्रयास हुआ। उसके बाद सच्चाई को देखने का ये प्रयास हुआ। उन प्रयासों में कितनी पूर्णता है, उन प्रयासों में कितनी कंप्लीटनेस है, और क्या उसमें देख पाए, कहाँ तक पहुँच पाए, तो हम सभी का सम्मान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे?
कितने लोग मेरी लाइन एंड लेंथ को फॉलो कर पा रहे हैं कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है? बोल के बताओ। एक जन कोई बोलो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरे को ये भरोसा हो पाए कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है। कौन बोलेगा? माइक दो, शानदार, तालियां। अपना परिचय देना बेटा। मेरा नाम स्वधा बजाज है। मैं यवतमाल से ही हूँ, ग्रेड 7th में पढ़ती हूँ अभी। 7th में? हाँ जी बेटा। आप मुझे ऐसा लगता है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि सारे धर्म अलग अलग इसलिए है क्योंकि वो जो समझ रहे हैं वो अलग अलग नज़रिए से, मतलब अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जोरदार तालियां। आगे बोलो, बोलो बोलो, खुल के बोलो एकदम अच्छे से। हाँ तो वो इसलिए इतने ज़्यादा अलग है क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आप भी देख पा रहे हैं। अब मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ मैं कैसे बोलूँ, पर आप देख पा रहे हैं मैं कैसे बोल रही हूँ। तो मुझे आप दिख रहे हैं, आपको मैं दिख रही हूँ, बट है एक ही चीज़, बट वो अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है, इसलिए सब डिफरेंट है, इसके लिए सब ऐसा। गुड 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 गुड। और जो मैंने लास्ट में जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि सारे धर्म और सारे अध्यात्म, भारत नहीं पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी होगा उसको हम विरोध के साथ देखें, अपना पराया के साथ देखें, या वो किसी काल में किसी देश में उसी सच्चाई को, उसी नियम को जो कि एक ही है उसको व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का अलग अलग तरीका अलग अलग समय में रहा। हमें सबको अलग इसलिए नहीं देखना है क्योंकि सब एक ही चीज़ देख रहे हैं। हाँ। उनका तरीका ही अलग है, सिर्फ बाकी चीज़ तो एक ही है ना, तो ज़रूर तो अलग अलग देखने की कोई ऐसा नीड नहीं, तो विरोध की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा जो कहने का तरीका, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि उसमें विरोध की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई तो एक ही है, सच्चाई किसी महापुरुष की नहीं है। साइंटिस्ट और महापुरुष किसको बोल रहे हैं? महापुरुष नहीं, जब हम कहते हैं न्यूटन का नियम, तो नियम न्यूटन का हो जाता है कि न्यूटन ने नियम बनाया है कि न्यूटन ने नियम पहचाना है? पहचान। तो न्यूटन नियम नहीं बना सकता, ठीक हो गया। महापुरुष भी नियम नहीं बना सकता। इसका मतलब जिन्होंने जड़ संसार की सच्चाइयों को पहचाना है उनको हमने साइंटिस्ट कहा, जिन्होंने चैतन्य संसार की, मानव की सच्चाइयों को पहचाना उनको हमने महापुरुष कहा। लेकिन नियम तो नेचर में ऑलरेडी है, मानव नियम बना नहीं सकता, जो है केवल उसको पहचान सकता है। तो हम आदिकाल से आज तक जो सृष्टि में नियम है उस नियम को पहचानने की कोशिश कर रहे। कब तक करते रहेंगे बेटा? थैंक यू, गुड गुड गुड। कब तक करते रहेंगे? समझ में आ गया, इसको कैसे पहचानेंगे? आचरण में आ गया, उसको कैसे पहचानेंगे? विरोध नहीं करेंगे। विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मिलके रहेंगे। मिलके रहेंगे तो कैसे दिखेंगे? अभी तो अंदर में ही मिलान नहीं हुआ है। अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? बोल नहीं पा रहे हो? इतना दुख पाए हो? अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? आवाज नहीं आ रही? सांस चढ़ जाती है बोलते बोलते। अपनों से दुख पाया कि परायों से? अपनों से ज़्यादा पाया कि अपने आप से ज़्यादा पाया? हाँ, अब थोड़ा सा बात आई। तो इसलिए मैं कहता हूँ, देखो, देने वाले ने एक गाली दिया 1947 में, उसने कितनी बार गाली दिया? उसने कितनी बार अपमान किया? और मैंने अपना कितनी बार किया? उसको याद कर करके हजारों बार। तो देने वाले ने दुख ज़्यादा दिया कि मैंने दुख ज़्यादा पाया? पाया। मैं बहुत मेहनती आदमी, हमने बहुत मेहनत कर करके दुख पाए, है ना। हर दिन सुबह उठ के संकल्प लेते हैं, मैं आज शाम तक दुखी होके रहूँगा, और मैं इसमें हमेशा सफल होता हूँ। मैं एक ही चीज़ के लिए सेल्फ रिलायंट हूँ, क्या? दुखी होने के लिए। इसके लिए मेरे को किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं। मैं अकेले में आत्मनिर्भर हूँ।
अपना पुराना सोच सोच के रोज़ दुखी होता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनों से जूझ रहे हैं, अपने में जूझ रहे हैं, क्योंकि वो जो सच्चाई थी वो नेचर में कोई जूझ रहा है क्या? नेचर में सूरज, धरती, चांद, सितारे, इनका आपस में झगड़ा हो रहा है कि हार्मनी में है? पेड़ पौधे के जितने इंटरनल ऑर्गन हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि हार्मनी में है? हमारे शरीर के जितने ऑर्गन हैं ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि हार्मनी में है? पूरी नेचर में हार्मनी है, एटम में हार्मनी, मॉलिक्यूल में हार्मनी है ना, पूरी कायनात में हार्मनी, और मेरे भीतर झगड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वो जो अस्तित्व नियम पूर्ण है, काम केवल कितना है? देखो काम केवल कितना है इस पूरी धरती पे? काम केवल इतना है, अस्तित्व नियम पूर्ण है, इसमें आपका कोई रोल है? बोलते जाओ। अस्तित्व नियम पूर्ण है, इसमें आपका कोई रोल है? नहीं है। आपके पास सोचने की ताकत है, इसमें आपका कोई रोल है? अच्छा, इसमें आपने कुछ नहीं किया है, वो बाय नेचर है। आपके पास सोचने समझने की असीम क्षमता है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, ये बाय नेचर आपको उपलब्ध है। रोटी खाओ तो भी सोचने की असीम क्षमता। ये सोचने की असीम क्षमता खाना खाने से आती है क्या? खाना खाने से जो हमको ऊर्जा मिलती है वो सीमित है कि असीमित है? सीमित है। सोचने की क्षमता सीमित है कि असीमित है? असीमित है। तो खाना खाने से आती क्या? नहीं आती। तो कहाँ से आती? नहीं पता, ये भी नहीं पता है। सभी मानव में ये सोचने की क्षमता खाने से तो नहीं आ रही है, पक्का हो गया। तो सभी मानव में सोचने की क्षमता आ कहाँ से रही है? गॉड गिफ्टेड। कहाँ आके दे गया था आपको? कब दे गया? कब मिली गिफ्ट? इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। हाँ जी, एक साथ 2 शिविर नहीं चलाओ। क्वेश्चन ठीक है ना? एक पुरानी फिल्म थी, बहुत पुरानी, नाम तो मेरे को याद नहीं रहा। उसमें एक घर में हीरो से कोई गलती हो जाती है और घर के एक आदमी की डेथ हो जाती है। अब वो उसका अपराध बोध उसको रहता है, तो सारी ज़िंदगी वो लिफाफा महीने के 30 तारीख को उस घर का खर्चा भेज देता है। भी और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, घर का कम से कम खर्चा भेज दूं। तो उनके घर में पूरी ज़िंदगी 30 तारीख को लिफाफा आते रहता है। लिफाफा कौन भेजता है ये पता नहीं चलता है। वो जब भी लिफाफा मिलता है उसकी बहुत चर्चा करते हैं, उसके बारे में बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि कौन है जो हमारा इतना ख्याल रखता है और हमको इतनी ताकत है ना, हमारे परिवार को संभाले हुए है। तो कम से कम वो लोग बैठ के चर्चा तो करते हैं। हम लोग कैसे हैं? हमको ये भी पता नहीं है लिफाफा आ कहाँ से रहा है, और यही मान के बैठे हैं अपना ही है। और कभी ये भी चर्चा नहीं कर रहे हैं यार ये आ कहाँ से रहा है, और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर दें यार जो दे रहा है, चले पता तो नहीं है कहाँ से आ रही है, पर कम से कम उसके प्रति कृतज्ञता है कि जहाँ से भी आ रही है चीज़ तो बढ़िया है। क्या लगता है? बढ़िया है। कैसे लोग हैं हम? पराठा बनाओ, इडली बनाओ, सब कैसे बनता है? विचार से बनता है कि नहीं बनता है? भाई जब तक विचार नहीं होगा आप लैट्रिन बाथरूम नहीं जा सकते। हम विचार पूर्वक ही लैट्रिन बाथरूम को पहचानते हैं, विचार पूर्वक ही खाना बनाने को पहचानते हैं, विचार पूर्वक ही अलमारी खोल ली कौन सा कपड़ा निकालना है। जब तक विचार में नहीं आएगा तब तक कपड़ा भी नहीं निकाल सकते। तो हर छोटे से छोटा काम और हर बड़े से बड़ा काम मानव विचार पूर्वक ही करता है। और विचार की हमारे पास अनलिमिटेड ताकत है, इसका हमको नहीं मालूम है ताकत कहाँ से आ रही है। भी आपका कोई योगदान नहीं है। हमारा रोल कहाँ से? हेलो, हमारा है, हमारा रोल शुरू होता है कि सोचने की ताकत का क्या करना है, शरीर की करना है। हेलो, शरीर बना है, इसमें भी हमारी कोई भूमिका। यही अर्थों में देखेंगे तो बच्चे पैदा होने तक आपकी कोई भूमिका नहीं है, सब नेचुरल है। हमारी भूमिका बच्चे के बाहर आने के बाद शुरू होती है।
उसके पहले हमारी कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके ख्याल रखने की बात है। लेकिन पशु में भी जंगल में रह रहा है, उसके भी तो, और पहले मानव के भी तो बच्चे होते थे जब कोई सपोर्ट उपलब्ध नहीं थी, फिर भी मानव जाति यहाँ तक पहुँची ही है। तो सही अर्थों में मानव की यात्रा यहाँ से शुरू होती है कि ये सोचने की ताकत का क्या करना है, ये शरीर की ताकत का क्या करना है, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। इसलिए मैंने कहा कि मानव के पास कल्पनाशीलता के रूप में सोचने की ताकत और कर्म स्वतंत्रता के रूप में करने की ताकत। कल्पनाशीलता का, कर्म स्वतंत्रता का, आपने क्या किया, आप दुखी हैं तो आपने दुरुपयोग किया, और आप सुखी हैं तो आपने सदुपयोग किया, बस एक ही नियम है। तो सारा धर्म और अध्यात्म क्या है? सारा धर्म और अध्यात्म क्या है? सारा धर्म और अध्यात्म मात्र हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, हमारे लिए सूचना है कि भैया तुमको क्या समझना है, ये हम तुमको बता रहे। भाई महापुरुषों ने क्या बताया? बोले देखो ईश्वर ऐसा है, देखो देवी देवता ऐसे हैं, देखो है ना समाज ऐसा है, परिवार ऐसा है। तो कुल मिला के मेरी सोचने की ताकत को मेरे को किस दिशा में लगाना है, और मेरी कर्म स्वतंत्रता की ताकत को, मेरे को क्या कर्म करना है, मेरे को क्या सोचना है, क्या कर्म करना है, इसी को बताने वाली चीज का नाम धर्म और अध्यात्म है। बढ़िया। तो अब तक क्या हुआ? हम कितनी दूर से निकल के आए हैं। जहाँ हम जंगल में रहते थे, है ना, लगभग मानव ने 13,000 साल पहले खेती करना शुरू किया, ऐसा बोलते हैं। कितने हजार साल पहले? 13,000 साल पहले जब तक मानव ने खेती नहीं किया था, तब तक लगभग 33% पुरुष मर ही जाया करते थे। कोई आज जंगल में गया शिकार करने, खाना ढूंढने, और वापस ही नहीं आया, है ना। किसी को बीमारी हो गई तो समझ में नहीं आया क्या बीमारी हो गई, मर गया। तो बीमारी से मर गया, इन्फेक्शन से मर गया, लड़के मर गया, पशु ने मार दिया। आप कल्पना कीजिए 33% पुरुष यदि मर ही जाते थे, तो किसी भी परिवार से आज पुरुष निकला, वो शाम को आएगा कि नहीं आएगा, इसकी शंका हर परिवार को रहती होगी कि नहीं रहती होगी। आज कैसा है? आज हम लोग एक बच्चे तक भी सीमित हो रहे हैं कि एक बच्चा ही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको विश्वास है कि जिंदा रहेगा। पहले में ज़्यादा बच्चे करने का मतलब भी ये था कि आधे तो मरेंगे और आधे ही जिंदा रहेंगे। तो हम इतना आगे बढ़े हैं, तो धन्यवाद अभी तक की सारी यात्रा को धर्म और अध्यात्म के नाम पे, विज्ञान के नाम पे जो कुछ भी एक पॉजिटिव यात्रा हमको मिली है, जिसके चलते हम काफ़ी सुकून में आए हैं, काफ़ी अच्छी जगह पहुँचे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने क्या किया? हमने इन्हीं सबको अपनी पहचान का आधार बनाया और उन्हीं के आधार पे लड़ने झगड़ने का काम किया, उसी के आधार पे अपना पराये का काम किया। जबकि यदि इस दृष्टिकोण से, इस नज़रिए से उसको देखें कि वो मेरे अलग अलग देश काल में वो हमारे सोचने समझने का प्रस्ताव था, वो धर्म को बनाने वाले तो नहीं कहा होगा तुम आपस में झगड़ा करना, है ना। तो इससे हमारी एक इतनी जितनी मैंने कहानी आपको सुनाई, इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्यों कह रहा हूँ ये, मैंने क्या कहने की कोशिश की? बेसिकली सारे धर्म उसी मूल सच्चाई के उद्घाटन का प्रयास। एक लाइन, यदि सारा धर्म और अध्यात्म उसी मूल सच्चाई के उद्घाटन का प्रयास है, तो इनको उद्घाटन के प्रयास के रूप में देखा जाए कि अपना पराया के रूप में देखा जाए। इतनी सी बात ही कह रहा हूं। और ये जो दर्शन आपके सामने आ रहा है, ये भी उसी सच्चाई को उद्घाटन करने का एक प्रयास है। 2500 साल पहले जैन और बौद्ध दर्शन आया, कितने लोगों को याद है? 2500 साल पहले जैन और बौद्ध दर्शन आया, ठीक। उसके बाद से कोई नया दर्शन नहीं आया। उसके बाद ये 50 साल पहले मध्य दर्शन आया,
तो जो कुछ भी हमारे पास आज तक सोचने और करने के लिए ज्ञान उपलब्ध है वो मिनिमम 2500 साल पुराना है, या फिर वो उससे भी पुराना है ना। वेद काल लगभग हम जो साइंटिफिक डेटा बोलता है वो 5000 साल प्लस माइनस मानते हैं। तो जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान था, तो इसका मतलब है कि इस दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो था उससे हम कहीं दूर तक तो पहुंचे हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन कुछ यात्रा हमारी शेष है। क्या यात्रा शेष है? क्या यात्रा शेष है? कुछ यात्रा हमारी शेष है। 3-4 प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं है। हमारे पास इस बात का उत्तर नहीं है, तो जो कुछ भी हमने अभी तक प्रयास किया उसमें कमी, उसमें हमारे पास क्या शेष है? एक तो उसमें उत्तर शेष है कि मेरी पहचान का कोई निरपेक्ष आधार एब्सोल्यूट बेसिस, मेरी पहचान का कोई एब्सोल्यूट आधार मेरे पास नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है। मेरी पहचान अभी क्या है? अभी मेरी पहचान मेरी गाड़ी से होती है, मेरे मकान से होती है, पैसे से होती है, पद से होती है ना, मेरे कलर से होती है, कपड़े से होती है। तो हम क्या कर रहे पूरे समय? हम क्या कर रहे? तो इसकी वजह से हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट है कि मैं ज़्यादा हूँ कि आप ज़्यादा हो। मेरी गाड़ी बड़ी है कि आपकी गाड़ी बड़ी है, मेरा टर्नओवर बड़ा है कि आपका टर्नओवर बड़ा है, मेरा पद बड़ा है कि आपका बड़ा, मेरी जाति बड़ी है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी जाति बड़ी है कि आपकी जाति बड़ी है। तो हम सब एक दूसरे को छोटा बड़ा कम ज़्यादा में ही देखने की आदत है। हमको एक दूसरे को जब छोटा बड़ा कम ज़्यादा देखेंगे तो आपस में विरोध होगा कि स्वीकार करेंगे? विरोध होगा। और मेरे खुद के अंदर भी विरोध होगा कि नहीं होगा? मैं अकेले में बैठ के सोचता हूँ कि मैं बढ़िया आदमी हूँ, मैं सफल आदमी हूँ, तब तक मेरा दोस्त आता है, वो कहता है मैं IAS बन गया, तो मेरी तो सारी हवा निकल गई। अब मेरे को लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। ठीक, आधा घंटे पहले लगता है बस तुम्हारे, आधा घंटे बाद तुमसे झगड़ा हो गया, फिर मैं सोचता हूँ तुम मर ही जाते तो ठीक था। तो इतनी जल्दी सब कुछ, इतना सारा अंतर्विरोध मेरे भीतर है, तो मेरी पहचान का कोई एब्सोल्यूट आधार मेरे पास नहीं है। शॉर्ट में अभी इतना ही बोल रहा हूँ। दूसरा जिसका उत्तर हमारे पास, हमने कहने की कोशिश की मैं आत्मा हूँ, और विवाह क्या है? दो आत्माओं का मिलन है। और मिलते समय शरीर पकड़ में आया कि आत्मा पकड़ में आई? मिलते समय तो शरीर ही पकड़ में आया, तो आत्मा तो पकड़ में आ नहीं रही है। यवतमाल में कितने लोग हैं जिन्होंने आत्मा देखी है? यवतमाल में इंजीनियर कितने? एक पत्थर फेंको तो बहुत संभावना है इंजीनियर के सर पे गिरेगा। डॉक्टर कितने हैं? डॉक्टर भी हैं। तो फिर आत्मा कब से ढूंढ रहे हैं हम? हजारों साल से। डॉक्टर कितने साल पहले मिला हमको? 50 साल पहले। जो 50 साल पहले चीज़ मिली वो पूरे शहर में मल्टीप्लाई हो गई। जो चीज़ हजारों साल पहले मिली वो एक नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या लगता है, बात सोचने लायक है कि नहीं? कब से बोल रहे हैं हम आत्मा है परमात्मा है, तो हम कुछ बातें कह रहे हैं लेकिन उसका कोई ठोस आधार हमारे पास नहीं मिल रहा है। दूसरा प्रश्न हमारे पास ये अटका हुआ है क्या कि अपनों के साथ, इसको थोड़ा रेड से लिख देता हूं, अपनों के साथ, हमारे अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने की योग्यता,
संसार में कितने परिवार ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं कि हमारे परिवार में अपनों के साथ कभी भी कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो, है? खुल के बोलो, आप तो सभी चाहते हैं। आप ना चाहें, आपकी हैसियत ही नहीं, ये आपकी हैसियत के बाहर है, क्योंकि आदमी बाय नेचर ऐसा है कि वो अपनों के साथ प्यार ही चाहता है। कितने परिवार होंगे जिनके परिवार में एक रिश्ता ऐसा है जिसमें सारी जिंदगी कभी भी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं हुआ है। गई भैंस पानी में। कोई धर्म ऐसा है जिसमें ऐसा हो, कोई जाति ऐसी है जिसमें ऐसा हो, ये सोचने की बात है। देखो क्या गजब की बात है। भाई थोड़ी मंच ऊपर उठाओ यार, तुम्हारा मंच नीचे है। मैं बैठता हूँ तो मेरे को सबकी आंखें नहीं दिखती। तो देखो कितनी अजीब बात है। जो चीज़ दुनिया के सभी लोग समान रूप से चाहते हैं, जो चीज़ दुनिया के सभी लोग समान रूप से चाहते हैं, वो एक भी घर में नहीं हो पा रहा है। इसमें ना धर्म, ना जाति, ना देश, ना आयु, ना पैसा, ना पद, सब गायब हो गया। अब IIT से निकले कि IIM से निकले कि IAS कर डाले कि 5,000 करोड़ हो गया कि 10,000 करोड़ हो गया, कोई परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एक रिश्ता भी ऐसा हो जिसमें सारी जिंदगी कभी भी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं हुआ हो। तो ये हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा मिसिंग पॉइंट है। जबकि सारी खुशियाँ हमारी क्या हैं? कोई भी उपलब्धि मिलती है तो क्या करते हैं? अपनों के साथ शेयर करते हैं, और अपना पहले से उदास बैठा है। तो ये जो से यहाँ आके हमारी सारी हवा निकल जाती है। तो दुनिया में दूसरों को बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। एक घर हमारा वो है जो दूसरों की नज़रों में है, एक घर हमारा वो है जो हमको पता है। ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? एक ही है। अच्छा, जिस दिन घर में बाहर से गेस्ट आता है उस दिन घर में कैसा होता है? साफ सफाई, और पहले झगड़ा वगड़ा भी हुआ तो वो भी ठीक हो जाता है। इसलिए अतिथि को देवो भव कहा गया। कहाँ पहुँचे? तो क्या समझ में आया? दूसरा मिसिंग। तीसरा मिसिंग ब्लू से लिखता हूँ। तीसरा मिसिंग ये है कि एक परिवार, पेन बहुत बढ़िया आपके, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी फिजिकल नीड्स, अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर पाए, उसको तय कर पाए, निर्धारण कर पाए, ऐसी योग्यता हमारे पास नहीं है, है ना? वर्ल्ड की कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाओ, पूरे संसार में ये तीनों योग्यताएं हमारे पास नहीं है। सारा धर्म, सारा अध्यात्म, सारा विज्ञान, सारी वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटीज़, कुछ भी करके आ जाओ, ये तीन जगह हमारी खाली हैं। और जब ये तीन खाली हैं, जब ये तीन खाली हैं, तो चौथा, समाज में भय बढ़ेगा कि घटेगा? है ना? परिवार में अतृप्ति है, फिजिकल नीड हम तय नहीं कर पा, हमारा मकान कैसा होगा? दूसरे से बड़ा। ठीक? तो इसका मतलब है यदि ये
आदमी के रूप में मेरी पहचान का संकट है, क्योंकि दूसरे के पास पैसा ज़्यादा आ गया, दूसरा ज़्यादा सफल हो गया तो मेरी पहचान मुश्किल में आ गई। मेरी पहचान का संकट है, अपनों के साथ तृप्ति का संकट है, अपने परिवार की आवश्यकता को पहचान नहीं पा रहे। ऐसा परिवार अपने आप में तृप्ति के साथ जिएगा कि अतृप्ति के साथ जिएगा? ऐसा परिवार दूसरों का पोषण कर पाएगा कि पोषण करने की भाषा रखेगा, मूल में कुछ पाने की तलाश में आगे जाएगा? तो ये भय से, ये भययुक्त समाज, भययुक्त समाज, ये समाज भय के साथ रहेगा। और ये होगा तो जो सारी व्यवस्था है वो व्यवस्था होगी कि अव्यवस्था होगी? ये सरकारों के रूप में हमारे सामने है। और ये होगा तो प्रकृति में संतुलन होगा कि असंतुलन होगा? यहाँ खड़े हैं हम। तो ये एक आपके ध्यान में आया कि हम 7 दिन में क्या चर्चा करने वाले हैं। तो आदिकाल से लेके, जंगल युग से लेके आज हम यहाँ तक पहुँचे, उसके लिए धर्म, विज्ञान, अध्यात्म के रूप में जो कुछ भी ज्ञान हमको मिला, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, उसको धन्यवाद। लेकिन जो शेष है उसको पहचानना हमारी ज़रूरत है कि नहीं? जो शेष है उसको पूरा करना हमारी आवश्यकता है कि नहीं? तो क्या शेष रह गया उसको पहचानने की कोशिश है और उसको पूरा करने की कोशिश है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव के पास अस्तित्व अपने आप में पूर्ण है, मानव के पास कल्पनाशीलता है। उसको पूरा करते हुए हमने क्या क्या पूरा किया? तो कुछ जिंदा रहने का सामान हमारे पास आ गया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ अपेक्षाएं हमारे पास आ गई। क्या अपेक्षाएं आ गई? समाज कोई चीज़ है, परिवार कोई चीज़ है, दान पुण्य करना, समाज में कुछ अच्छा सोचना, अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे भीतर में आ गई हैं। लेकिन ये सब कुछ आने के बावजूद जो नहीं हुआ है उसकी लिस्ट आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि यदि अस्तित्व पूर्ण है, मानव में कल्पनाशीलता है, तो हमको चीज़ों को जांचना है। तो उसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यदि अस्तित्व नियम पूर्ण है तो जो कुछ भी सच्चाई सामने आई है वो कैसी है? वो अपने आप में, यदि नियम है तो सच्चाई अपने आप में तर्कपूर्ण है, कम से कम वो लॉजिकल है। यदि तर्कपूर्ण है तो उसको समझा जा सकता है, समझा जा सकता है तो उसको जिया जा सकता है। मैं ही जी सकता हूँ कि सभी जी सकते हैं? सभी जी सकते हैं, हैंस वेरीफाइड। यदि सभी जी सकते हैं तो सभी, और जीने का क्या मतलब है? जीने का मतलब ये जो सारी कमियां हैं, ये सारी कमियां दूर हो जाए, है ना? फिर व्यापार भी कैसा चलता है और समाज भी कैसा चलता है, सारी बातें इसमें आएंगी। तो इतनी चर्चा में हमने ये कहने की कोशिश की, पूरी यात्रा को एक समराइज़ करने की कोशिश की, और उस यात्रा में जो अंतर्विरोध हमारे हैं उनको एक रिसर्च के रूप में देखने की हमने कोशिश की कि धर्म अध्यात्म के रूप में जो कुछ भी है वो उसी सच्चाई को समझने का प्रयास है, उसी सच्चाई को समझने का प्रयास है। क्या क्या काम हो गया और क्या गैप रह गया उसको भी आपके सामने रखा। आने वाले 7 दिनों में इसको समझने की कोशिश करें। बढ़िया, ब्रेक करना है। एक तो माइक आपका बीच बीच में छूट रहा है, इसको देखो ब्रेक के दौरान क्या झंझट है ना? धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।